जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे वॉइस क्वालिटी का काइंडली बता दीजिएगा, स्क्रीन शेयर का बता दीजिएगा। असल में थोड़ा सा इशू ये हुआ कि बेसिकली दिस वाज टू बी लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब, बट उसके अंदर कुछ ऑप्शनल एरर आ रहे थे। सो दैट इज़ द रीज़न वाई फिर मैंने इसको शिफ्ट किया टू दी फेसबुक पेज। हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे सो दैट कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सकें। आपके पास ऑब्वियसली एक शेयर ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर शेयर करेंगे। सो जैसे ही हमारे पास जो लाइव है वो 400 लोगों तक पहुंचेगा, तो हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। जो आज हमने दो मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करना है, दैट इज़ हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस करना है यूक्रेन रशिया वॉर। जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं अपने अपने ग्रुप्स में या जिधर भी हैं, वो आप ज़रा जल्दी ज्वाइन कर लें ताकि हम फिर स्टार्ट करें इसको। हम जस्ट असल में ये 10 बजे ही चलना था, लेकिन मैं कल इंशाल्लाह सेटिंग इसकी पहले बेहतर करके फिर आगे चलेंगे। ये लास्ट मिनट एरर आया। हाउएवर आप जो है इसको ज़रा, अभी हमारे साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं? वी आर 117 इन नंबर। सो मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको मेरी वॉइस क्लियर है। और बिल्कुल स्क्रीन अभी ब्लैंक है, अभी मैं कुछ शेयर ही नहीं कर रहा। सो दैट इज द रीजन वाई जो है स्क्रीन ब्लैंक है। बिल्कुल जी, स्क्रीन अभी हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। जो लोग भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, काइंडली आप जल्दी जल्दी स्ट्रीम ज्वाइन करें सो दैट फिर हम बात को शुरू करें। आप जो है वो, जी काइंडली इसको ज़रा मैक्सिमम शेयर करें फॉर सो दैट कि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे। सो जैसे ही ये 400 हमारे स्टूडेंट पूरे होते जाएंगे, हम शुरू कर लेंगे इसको। बस 2 मिनट और वेट है, जैसे ही जुड़ते हैं, ताकि किसी का कुछ भी जो है ना मिस ना हो। यार यूट्यूब लिंक मैं कल से जो क्लास होगी ना आगे, उसमें यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगा। आज की क्लास फेसबुक पे है सिर्फ, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। ठीक है। ओके जी। वेरी वेलकम टू एवरीवन। और
ये जो सेश हमने एक स्टार्ट की थी, ये बेसिकली फ्री जो है हमारे पास वर्कशॉप है। करंट अफेयर्स की। और ये 5 डेज की वर्कशॉप है। और इंशाल्लाह ये रोज जो है, मैं टाइम जैसे ग्रुप के अंदर टाइम मेंशन कर दिया जाता है, तो हर रोज एक टाइम मेंशन कर दिया जाएगा और अगले टॉपिक्स भी डिस्कस कर बता दिए जाएंगे कि आज ये जो टॉपिक्स हैं वो जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम। सो आज भी जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आज हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम किस चीज़ पे बात करेंगे, हम यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर बात करेंगे। तो टॉकिंग अबाउट दिस, बट बिफोर दैट थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूं कि इंशाल्लाह ये तो चूंकि एक फ्री सेशन है, इसके साथ साथ हमारे पास जो स्पेसिफिकली रेगुलर ऐसे सेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑन स्टार्टिंग ऑन 15th ऑफ अप्रैल। और ऑन 15th ऑफ अप्रैल इंशाल्लाह हमारी जो ओरिएंटेशन क्लास होगी इंग्लिश ऐसे की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इंग्लिश ऐसे का हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का होता है कि हम उसके अंदर बेसिकली हमारे 20+ लेक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारी रेगुलर लेक्चर्स के साथ साथ डिस्कशन क्लासेस भी होती हैं। और उसके बाद एंड के ऊपर 4 फुल लेंथ मॉक्स होते हैं। और फिर इसमें सबसे अच्छी प्रोविजन ये है कि फ्री वैल्यूएशन जो है वो टिल एग्जाम्स होती है। सो उसकी अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन चल रही हैं। 5 अप्रैल इज द लास्ट डेट टू रजिस्टर योर सेल्फ। तो जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, ये पीएमएस के लिए, सीएसएस दोनों के लिए। अच्छा जी, मूविंग फर्दर, जो हमारा मेन काम है, हमारा मेन काम आज जो है वो दो टॉपिक्स के ऊपर बात करना है, जिसमें सबसे पहली जो हमारा टॉपिक है दैट इज हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा यूक्रेन रशिया वॉर है, हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, हम बेसिकली हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की जब बात की जाती है, तो हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें आज तो बड़ा पर्टिनेंट रेलेवेंट लगता है, लेकिन याद रखें हमेशा कि जब भी आप सीएसएस के अंदर या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं और आप ये समझते हैं कि हमें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर पूरा अबूर हासिल होना चाहिए, या उसको हम, ये भी अक्सर सवाल किया जाता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने किस किस डोमेन में तैयार करना है। तो अगर आपने वो सारी चीजें देखनी है, तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट की बात आएगी हमेशा याद रखें कि कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज ये होती है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को जानें कि यार ये क्या, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आज का है, ये कॉन्फ्लिक्ट पुराना है, या ये कुछ ऐसी चीज है जो शायद हमसे पहले उन्हें शायद देखी नहीं है। फिर दूसरी बात ये आती है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है, ये पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर आपको डिग डाउन करना चाहिए इसकी बेसिक उसके अंदर कि यार ये शुरू कहाँ से हुआ था, मतलब इसके पीछे क्या बेसिक रीजंस थी जिसके बाद ये स्पेसिफिकली शुरू हुआ। और कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि दैट रिजल्टेड इन ऑल दिस। और उसके लिए हमें चाहिए होती है टाइमलाइन। जब तक टाइमलाइन जो है वो आपकी स्पेसिफिकली उसके अंदर कवर्ड नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि यार ये टाइमलाइन बेसिकली क्या है, किस तरह ये लेकर चलिए, आप इसके अंदर आगे नहीं चल सकते। अच्छा, क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो सेशन है वो इंशाल्लाह हम साथ साथ लेते जाएंगे, लेकिन वो ऐसे करेंगे कि पहला एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। फिर इसी तरह दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। सो दरमियान में आपने कोशिश करनी है कि आप कम से कम जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करें, और उसमें ये करें कि आप अपने जो भी आप बस नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नोट्स ले लें, बिकॉज सेपरेट किसी किस्म के नोट्स में प्रोवाइड नहीं करने जा रहा। यही है, जो कुछ मैं बोलता जाऊंगा आप लोगों ने इसको लिखते चले जाना है। सो टॉकिंग अबाउट हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है, अगर हम इसकी हिस्ट्री के अंदर डिग डाउन करें, सो हम जब इसकी हिस्ट्री के अंदर डिग डाउन करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। हमें ये पता चलता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट डेट बैक करता है टू द लेट 19th सेंचुरी। अब लेट 19th सेंचुरी की बात करें या अर्ली आप 20th सेंचुरी की बात करें,
सो उस वक्त जो पहला इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि ज्यूइश लोगों ने ये रियलाइज किया कि यार हमें जो हमसे बेसिकली ले लिया गया था और जो हमसे छीना गया था, देर इज नीड फॉर सम प्लेस जिसके ऊपर हम जाकर अपना हिस्टोरिकली जी हमारा यहाँ पर क्लेम बनता है। तो हम वो टाइम क्या था कि एक ऐसा टाइम शुरू हुआ कि ज्यूइश इमिग्रेशन स्टार्ट हुई टू द पैलेस्टीन, और उस वक्त ऑटोमन एम्पायर था। अब बेसिकली दैट वाज द रिजल्ट ऑफ ज़ायनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। और ज़ायनिस्ट मूवमेंट के बाद ज्यूइश पीपल स्टार्टेड क्लेमिंग द फैक्ट कि हमें भी एक नेशनल होमलैंड चाहिए फॉर द ज्यूइश पीपल। अब इस सारी मूवमेंट के बाद अर्ली 1900s के अंदर क्या होता है कि जो जायनिज्म है वो मोमेंटम गेन करती है, और उसके बाद एक स्पेसिफिकली क्या फिगर, जैसे अब मैं थियोडोर की बात कर लें, या डिफरेंट एंटी सेमेटिक जो परसिक्यूशंस हुई यूरोप के अंदर और इस तरह की चीजें हुई, दैट गेव देम बेसिकली जस्टिफिकेशन कि यार हमारे साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है, तो देर इज नीड कि हमारे लिए एक ऐसी होमलैंड चाहिए हमें जहां पर ज्यूइश पीपल कैन लिव फ्रीली। सो रेदर देन कि वो ये करते हैं कि हम कोई एक ऐसी होमलैंड की तरफ आए, एक ऐसे कंट्री की तरफ आए जो बेसिकली एक्चुअल में उनका था, दे बेसिकली स्टार्टेड क्लेमिंग कि जी हमारा क्या है, जो पैलेस्टीन है दैट इज और मदरलैंड। अब यहां से कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू होता है। उसके बाद हुआ क्या, जो इंपॉर्टेंट चीज आई वो ये हुई कि ऑन 2 नवंबर 1917, ये डेट हमेशा याद रखनी है, 2 नवंबर 1917 के अंदर क्या हुआ, एक डिक्लेरेशन आई जिसको कहते हैं बैल्फोर डिक्लेरेशन। बैल्फोर डिक्लेरेशन में क्या हुआ, उस डिक्लेरेशन के अंदर जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर बैल्फोर, उन्होंने एक लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने सपोर्ट किया फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल होमलैंड फॉर द जूइश पीपल। और उन्होंने कहा कि चूंकि पैलेस्टीन वाज द थिंग जो कि उस वक्त अंडर ब्रिटिश कंट्रोल थी, सो दे वांटेड कि जी एक ऐसा सिस्टम लेकर आए, एक ऐसे, तो दैट इज द रीजन व्हाई दे रोट अ लेटर, और उस लेटर को कहा जाता है बैल्फोर डिक्लेरेशन। और उसमें सपोर्ट किया गया टू द पैलेस्टीनियन पीपल इन द फैक्ट कि जी ठीक है जी हम आपकी जो आपकी एक पर्टिकुलर क्लेम है टुवर्ड्स द पैलेस्टीन जो कि यहां से शुरू होता है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आपके 1920s के अंदर और 1930s के अंदर क्या होना शुरू हुआ, 1920s के अंदर और 1930s के अंदर, 1920s टू 1930s के अंदर क्या होना शुरू हुआ इस डेकेड के अंदर, कि टेंशन इंक्रीज हुई। अरब ने बेसिकली अरब कंट्रीज ने क्या किया, रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ज्यूइश प्रेजेंस इन द पैलेस्टीन। इसको वो पैन अरबिक फार्मूला, वो जो पुरानी जो जिसके बाद खत्म होती हुई आपको नजर आ रही है, उसमें अब देखें अरब और ज्यूइश कम्युनिटीज विद इन द पैलेस्टीन टेंशन राइज हुई, वायलेंस हुआ। उसके अलावा ब्रिटिश रूल और ज्यूइश इमिग्रेशन के खिलाफ एक प्रॉपर अपराइजिंग हुई, एक रेजिस्टेंस शो की गई। देन उसके बाद ये चीजें ऐसे ही चलती रही टिल 1947। 1947 के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हुआ और उसको कहते हैं यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन नंबर है 181। तो यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 181 ने एक प्रपोजल दिया कि हम पैलेस्टीन को डिवाइड करते हैं। पैलेस्टीन की डिवीजन का जो सबसे पहला प्रपोजल आया, यानी कि सारे मसले का सोल्यूशन 1947 में आया, उसमें नेशनल द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स ने वोट किया इन फेवर ऑफ अ पार्टीशन प्लान कि पैलेस्टीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। किन दो हिस्सों में, एक तरफ हमारे पास सेपरेट ज्यूइश स्टेट आ जाए और दूसरी तरफ हमारे पास अरब स्टेट आ जाए, और दैट वाज द बेसिक क्रिएशन दैट लेड टू द बेसिकली दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ इजराइल। और दैट इज द रीजन वाई आज भी कहा जाता है कि 1948 इज द बेसिक एलिमेंट, और वो 1947 की ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन है जिसके बाद ये कहा गया था कि जी करंटली एट दैट टाइम कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। सो दैट इज द रीजन वाई अब वो इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ इजराइल। अब उसके बाद अगला क्या हुआ, उसके बाद 1948 के अंदर ऑन मई 1948
इसराइल डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसराइल ने कहा कि जी आ, हम तो एक स्टेट ऑफ इसराइल बन गए हैं और यहाँ से ब्रिटिश मैंडेट खत्म हो गया है। और लेकिन जब इन्होंने इंडिपेंडेंस का कहा कि हम वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ये मसला ऐसे तो नहीं हल होने वाला था। दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट बाय देम ऑन मई 14 1948 रिजल्टेड इन एन अरब इजरायली वॉर। और 15 मई को, बेसिकली 15th of May को क्या हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट 1948। सो 15th of May 1948 को अरब इजराइल वॉर आ गई। ये मैं आपको टाइमलाइन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इशू आज का नहीं है, इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सो आपके लिए चीजें फिर समझना आसान होगी। तो हुआ क्या, जो अरब स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया, इन्वेड किया इसराइल को। और उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं काम चलेगा कि आप खुद ही डिक्लेयर कर दें। और एज अ रिजल्ट हमारे पास फर्स्ट इजराइल अरब इजराइल वॉर आई। फिर उसके बाद 1949 से 67 तक काफी दो तीन एग्रीमेंट साइन हुए और उनको कहते हैं आर्मिटाइज एग्रीमेंट्स बिटवीन, वो अब पैलेस्टीनियन टेरिटरीज जो अरब कंट्रोल में ले ली गई थी और कुछ इनके दरमियान। अब एग्रीमेंट क्या हुआ इसराइल और अरब नेबर्स के दरमियान, एक ये हुआ कि हम एक टेम्परेरी जो बॉर्डर्स हैं वो स्टैब्लिश करते हैं, और जो भी पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है ना अंडर जॉर्डन और इजिप्शियन कंट्रोल, वो खत्म कर दें। मतलब एज अ रिजल्ट अब देखो फर्स्ट वॉर हुई, आपके जॉर्डन ने और इजिप्शियन कुछ टेरिटरीज अंडर कंट्रोल आ गई इस सारे एरिया में। अब एग्रीमेंट क्या हो रहे हैं, एग्रीमेंट ये हो रहे हैं कि ठीक है जी हम वही पुराने फॉर्मूले पे चले जाते हैं। और पुराने फॉर्मूले का मतलब ये था कि हम जो पैलेस्टीन का एरिया है वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन उस एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इसको इंडिपेंडेंट कर दें। लेकिन 1967 के अंदर एक और नई चीज एरप्ट हुई, और उसको आप, जो कि 5th of June से लेके 10th of June तक चली, 1967, इसको हम कहते हैं, जो मशहूर जमाना है जिसके बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा, वो कहते हैं 6 डे वॉर। 6 डे वॉर हुई। 6 डे वॉर का जो, अगर आप सिंपल सी बात करें तो उसमें क्या हुआ कि जी इसराइल ने क्या किया, वेस्ट बैंक, गाजा और काफी सारी एरियाज जो हैं उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया। अब हुआ क्या, इसराइल ने पहले उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किए, लेकिन एग्रीमेंट के बाद उन्होंने क्या किया, एक जंग लड़ी, 6 डे वॉर हुई। और इसराइल ने साथ नेबरिंग अरब स्टेट्स को एक डिसिसिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो डिफीट दी, और एज अ रिजल्ट उन्होंने कंट्रोल ले लिया वापस, वेस्ट बैंक का भी, गाजा स्ट्रिप का भी, जो सनाई पेनिनसुला है उसका भी, और गुलान हाइट्स का भी। ये चार बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, पेनिनसुला और गुलान हाइट्स। इन चारों का इन्होंने क्या ले लिया, वापस कंट्रोल ले लिया। अब देखें ये लड़ाई कैसे चल रही है। फर्स्ट अरब इजराइल वॉर में उन्होंने लिया था, अब ये 6 डे ऑफ वॉर में वो रिवर्स होगी चीजें। उसके बाद क्या हुआ, अब आप अभी आज बात करते हैं ना हमास की, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यहां तक वो दोनों नहीं थे ना, पीएलओ था ना हमास था 1967 तक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1970 से लेके 1980s के दरमियान बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। डेवलपमेंट्स कौन सी हुई, अब देखें। एक तो पीएलओ राइज किया, इसको कहते हैं पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको किसने, ये लेड कर रहा थे यासिर अरफात। उसके बाद इसके एक ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, इसके अंदर भी जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो दिया गया। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर एफर्ट्स की गई लाइक कैंप डेविड जैसी, उसके अंदर क्या हुआ कि इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली, और ताकि कोई एक पीस निगोसिएशन शुरू हो, इस मसले का कोई हल निकाला जाए। फिर क्या हुआ, 2000 के अंदर, 200s के अंदर क्या होता है, 200s के अंदर ये होता है कि जी आपके, सॉरी टू, होता ये है कि सेकंड इंतफादा रब्त करता है। अब होता क्या है, अच्छा ये टर्म इस्तेमाल की जाती है इंतफादा, ये इस पे मसला नहीं करना, ये जब भी ऐसे समझो कि ये पैलेस्टीनियन की तरफ से
जब भी कोई रेजिस्टिव क्या उसको कह सकते हैं ऑपरेशन स्टार्ट हो अगेंस्ट इसराइल, तो उसको इंतफादा कहते थे। पहला तब हुआ था जब फर्स्ट इसराइल वॉर हुई थी, अब दूसरा ये हो रहा है। इसमें पैलेस्टीनियन ने एक सेकंड अपराइजिंग लॉन्च की अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उसके बाद भी पीस निगोशिएशंस हुई और मामला सेटल हो गए। फिर उसके बाद 2010 में क्या हुआ, 2010 में ये हुआ दोबारा से ब्लॉकेट्स वगैरह आए, लेकिन इसके साथ साथ पैलेस्टीनियंस ने रिकग्निशन डिमांड करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी हमें भी रिकग्नाइज किया जाए, आपने इसराइल को 1948 का रिकग्नाइज कर लिया हुआ है, लेकिन हमें तो रिकग्नाइज किया ही नहीं जा रहा, तो हमें भी लेकिन उसके फौरन बाद चीजें जो हैं वो फिर एक टेम्परेरी क्या उसे कह सकते हैं हाइबरनेट स्टेज में चली गई। बट अगेन 2020 के अंदर क्या हुआ, दोबारा से टेंशन राइज हुई। एक मई 2021 की बात है कि आपके जो शेख विक्शंस हुई लाइक शेख जरा की, जो कि क्लैशेस हुए जिसकी वजह से इसराइल और हमास के अंदर, और उसी की फिर आगे एक्सटेंशंस चलती गई। मई 2021 में दोबारा से यही कुछ हुआ, जिसमें गाजा ने काफी सारी कैजुअलिटीज की, उधर से भी हुई इधर से भी हुई। फिर उसके बाद 2022 के अंदर एक दोबारा से एक एफर्ट दोबारा से शुरू हुई इंटरनेशनल एड के थ्रू, गाजा को कहीं ना कहीं रिकंस्ट्रक्ट किया, चीजें नॉर्मलाइज करने की तरफ गई। बट 2023 द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर इन दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड कंटेम्प्रेरी सिचुएशन पे अगर बात करें, सो 2023 की बात करते हैं। 2023 के अंदर क्या हुआ, 2023 के अंदर जियो पोलिटिकल शिफ्ट हुआ, जैसे हमें पता है नजर आ रहा था, और मिडल ईस्ट के जो सारे डायनामिक्स है कॉन्फ्लिक्ट के वो चेंज होना शुरू हुए। किस कैसे फॉर्म में, अरब कंट्रीज ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसराइल को रिकग्नाइज करना शुरू किया। ठीक है, आपको याद होगा अब्राहम अकॉर्ड के नाम से एक एग्रीमेंट हुआ। सो अब्राहम अकॉर्ड वाज अ वेरी मेजर शिफ्ट इन द पॉलिसी ऑफ अरब कंट्रीज। फिर चीजें मजीद बढ़ती चली गई, और एट द एंड ऑफ 2023 और एट द स्टार्ट ऑफ 2024, आप इन सारे सिनेरियोज में द लास्ट sides of the last months of 2023 and the starting months of 2024 till now, एक अगेन मैं तो इसको दोबारा से कहूंगा कि ये थर्ड इंतफादा है। सो अगेन हमास की तरफ से अटैक किया गया, दैट रिजल्टेड इन अ बाउंस बैक बाय द इजरायली फोर्सेस, और उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किया जा रहा है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस की जा रही हैं। बट स्टिल अभी सारे के सारे आप देखें, कभी वीटो हो रहा है, कभी आप अभी जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर भी आप देखें तो इसराइल की तरफ से ना सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस की जा रही हैं, बल्कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस भी की जा रही हैं। सिविलियंस को मारा जा रहा है, एक मैसिव लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और उसके पीछे सिर्फ एक वो फायदा उठाना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि वो जो दोबारा उनका मेन मंसूबा पिछले बैक फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द 19th सेंचुरी, जो मेन एम था वो दोबारा क्लेम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अभी तक इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं जिनका जानना बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जो पहली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन आई, दैट वाज फर्स्ट यूएनजीए रेजोल्यूशन जो थी, वो आई थी 194 उसको कहते हैं, और वो आई थी 1948 के अंदर। उसके अंदर ये जितने भी राइट टू रिटर्न है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को वो दिया गया, क्योंकि वो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उसकी वजह से काफी लोग जो हैं वो वापस दूसरे ममालिक में चले गए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा कि नहीं, जितने पैलेस्टीनियंस हैं उनके पास राइट है कि वो अपने होमलैंड में वापस आ सकते हैं। फिर इसी तरह 1967 के अंदर जो मसला हुआ, उसके अंदर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन आई जिसको 242 कहते हैं, ये 1967 में थी। इसके अंदर क्या हुआ था, ये वो 6 डे वॉर है, तो इसराइल का विड्रॉ मतलब इसके थ्रू ये कंपलसरी थी रेजोल्यूशन, इसके थ्रू इसराइल को डायरेक्ट किया गया था कि वो अपनी फोर्सेस जो है वो विड्रॉ करें। ये 6 डे वॉर वाला जो मैंने आपको पहले बात हो रही थी। उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक और रेजोल्यूशन है जो इसके रेलेवेंट है, दैट इज यूएनसी रेजोल्यूशन 338, और वो 1973 के अंदर आई। ये अगेन जब वो वॉर योम किपुर वॉर स्टार्ट हुई थी तब की, उसमें भी सीज फायर के लिए ये रेजोल्यूशन पास की गई। देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1397,
ये 2002 के अंदर आई। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है जो कि टू स्टेट सोल्यूशन की बात करती है। टू स्टेट सोल्यूशन क्या था? एक तो वन, देर आर डिफरेंट सोल्यूशंस, मैं उस पर भी बात करता हूँ, बट अभी जेन में रखें कि ये टू स्टेट सोल्यूशन पे बात करती है। मैं इन पर एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं। फिर 2009 के अंदर एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी 1860। उसने जब वो मसला हुआ तो मतलब मैं सिर्फ आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज इन्वॉल्व, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की रेजोल्यूशंस के थ्रू उसको इन्वॉल्व किया गया। वीटो भी होती रही हैं काफी, बट कुछ कंपलसरी भी पास हुई, कुछ डायरेक्टिव भी पास हुई। अब हम ये कहते हैं कि क्लेम किस बात पे है, मतलब पैलेस्टीनियन जो पीपल हैं उनका क्लेम क्या है? उनका सिर्फ एक क्लेम है और उसको कहते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो एक ऐसा राइट है, वो ये कहता है कि किसी खित्ते में रहने वाले लोग जो भी हैं वो अपनी मर्जी से अपना फ्यूचर डिटर्मिन कर सकते हैं। जैसे हम कश्मीर की जब बात करते हैं तो हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, इसी तरह जब हम पैलेस्टीन की बात करते हैं तो हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। अब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की अगर आप बात करो तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो स्पेसिफिकली उसके अंदर चंद रेजोल्यूशंस नहीं है, उसके अंदर स्पेसिफिकली आप देखें उसके अंदर लॉ है। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, आपके पास इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस राइट्स है, सॉरी कल्चरल राइट्स है। सो आपके पास ये दोनों आपके पास जो कॉवेनेंट्स हैं, इनका अगर आप आर्टिकल 1 निकालो और उसका क्लॉज 1 निकालो, वो कहता है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है सबके पास। फिर इसी तरह देर इज अ बेसिक रेजोल्यूशन बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहती है, और ये कंपलसरी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये नहीं है कि कोई ये वीटो हुई थी। या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नंबर मैं आपको बता देता हूं। देखें जी, रेजोल्यूशन नंबर है आपका 75/124, 2020 के अंदर आई है ये रेजोल्यूशन। ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द पैलेस्टीनियंस देती है। सो जब इंटरनेशनल लॉ इज वेरी क्लियर, फिर आपके इंटरनेशनल लॉ की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर देर इज अ आर्टिकल इन द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर के अंदर बड़ा क्लियर कट 2.4 है, वो ये कहता है कि आप जो है यूज ऑफ फोर्स नहीं कर सकते। और इवन जो क्लेम कर रहा है इसराइल कि हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन में कर रहे हैं, तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन में भी कुछ रूल्स हैं। आपने प्रोपोर्शनेट रहना होता है, आपने नेसेसरी मेजर्स देखने होते हैं। आपने ये तो नहीं करना होता कि सेल्फ डिफेंस का राइट ऐसे तो नहीं है कि एक बंदा डंडा लेके आ रहा है तो आप आगे से तोप मार दो। नो, सो दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट इन नेचर, दैट इज 51 प्रोविजन ऑफ यूएन चार्टर। सो ये सारे क्लेम्स बड़े कैटेगोरिकली क्लियर हैं कि यार इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस हैं, ये सारा कुछ है। फिर थोड़े से सॉल्यूशंस पे बात कर लेते हैं कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, अभी तक क्या सजेस्ट किया गया है इसके ऊपर, सो दैट कि हम इसकी तरफ आ सके कि हम अभी इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर क्या मेजर पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, मेजर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं उसकी पहले हम ये देखेंगे कि आज तक प्रपोज सॉल्यूशंस क्या हैं। द फर्स्ट सॉल्यूशन, एक तरफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस हैं वो दो ही हैं। एक है टू स्टेट सॉल्यूशन और दूसरा है वन स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन और वन स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन क्या कहता है? टू स्टेट सॉल्यूशन ये कहता है कि देखें जी, अगर ये एक टेरिटरी है ना पूरी, उसमें से दो हिस्से करो, एक हिस्सा पैलेस्टीन को दे दो, एक हिस्सा इसराइल को दे दो। सॉरी, एक पैलेस्टीन को एक इसराइल को दे दो, और कैपिटल जो है जेरूसलम उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दो, एक उधर एक इधर। ठीक हो गया। सुने, वन स्टेट सोल्यूशन क्या है? वो ये कहते हैं कि इसराइल को एक सिंगल डेमोक्रेटिक बना दो जिसमें दोनों मिलकर रहे और ये एक सेकुलर स्टेट हो। तीसरा सोल्यूशन ये है कि आपके बेसिकली, तीसरा सोल्यूशन ये कह रहा है कि 1967 से पहले जो फॉर्मूला डेवलप हुआ था, 1967 से पहले वाला कौन सा फॉर्मूला था? 1948 1947 वाले ऑस्लो अकॉर्ड्स वाला। तीसरा ये कहता है कि सोल्यूशन उस तरफ जाना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, वी हैव 2 मिनट्स ऑफ डिस्कशन, कि कौन सा सोल्यूशन ज्यादा बेहतर है? टू स्टेट सोल्यूशन ज्यादा बेहतर है, वन स्टेट सोल्यूशन ज्यादा बेहतर है, या जो थर्ड वाला बताया?
जी बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ उसकी तरफ। पहले मुझे ये बताएं कि कौन सा सोल्यूशन ज्यादा बेहतर है। जी सिर्फ 4 लोगों ने अभी तक रिस्पॉन्ड किया है। अभी तक ज्यादा लोग जो हैं वो टू स्टेट सोल्यूशन के हक में हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। सो बेसिकली अगर मैं भी आपको बताऊं तो इस करंट सिनारियो के अंदर मेरे ख्याल से टू स्टेट सोल्यूशन इज मोर प्रैक्टिकल, सो दैट के चीजें उस तरफ लाई जा सकती हैं। बट उसमें भी देखें सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट जो है वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। प्रॉपर प्लेबिसाइड की तरफ चले जाएं या आप जो है इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। बट इससे भी पहले हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए वो सीज फायर की तरफ होना चाहिए, सो दैट के सीज फायर हो सके। ठीक हो गया। और ताकि हम उसकी तरफ चले जाएं। अच्छा जी, मूविंग फर्दर, अगला सवाल ये आता है। अच्छा, आगे चलने से पहले आप लोगों में से वी आर कितने लोग लाइव हैं हमारे साथ? वी आर 158 पीपल, येट अभी तक आप में से एक बंदे ने भी शेयर नहीं किया। तो ये शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इससे फायदा उठाएं। खुदा के बंदो, आई एम वेटिंग फॉर ये कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो फिर बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा, मैं डिलीट कर दूंगा। जी मैं थर्ड सोल्यूशन रिपीट कर रहा हूँ अभी तक। आई एम इधर से मुझे शो होता है कि आप लोगों में से कितने लोग शेयर करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल जी। थर्ड जो सोल्यूशन है दैट उसमें ये है कि आप मूव मूव करते हैं वापस। आप वापस मूव करते हैं उस तरफ, जो आपके ओस्लो अकॉर्ड्स थे ना, जो 67 की वॉर से पहले वाला था उसकी तरफ। तो वो दैट दैट इज द मेन फोकस ऑफ द थर्ड सोल्यूशन। ठीक है। बट हम मेनली इस वक्त जो प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस हैं वो दो ही हैं। इजराइल इज मोर टुवर्ड्स वन स्टेट सॉल्यूशन। पैलेस्टीनियन पीपल आर मोर टुवर्ड्स टू स्टेट सॉल्यूशन, अगर मैं जनरली बात करूं। फिर उसके बाद एक और भी इशू है कि टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। देर इज पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन वन हैंड एंड देर इज हमास इसराइल हमास ऑन द अदर साइड। हमास इज मोर टुवर्ड्स के ये सारा पैलेस्टीन हमें पैलेस्टीन का पार्ट है, इसराइली पीपल शुड नॉट बी देयर। जबकि जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका थोड़ा सा सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है। सो ये दो चीजें इसमें चल रही हैं। उसके बाद, जी बिल्कुल वो बाद में भी हुए थे। ओके जी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी ये बात करते हैं कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान का इसके ऊपर देखें, पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है या पाकिस्तान इसके बारे में क्या ओरिएंटेशन है, इम्प्लीकेशंस पे बात करते हैं। देखें जी, पाकिस्तान के लिए जब हम हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्टांस की बात करते हैं। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक स्टांस जो है वो हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज के साथ अलाइन रहा है। और उसकी पैलेस्टीनियन कॉज के साथ अलाइन किस तरह रहा है उसमें भी आप बता, आपको बड़ा कैटेगोरिकली ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि आप अगर देखें तो हमने आज भी हमारा जो पासपोर्ट है उसके ऊपर क्या लिखा होता है? पैलेस्टीनियन कॉज के साथ अलाइन हम इस तरह है कि हमने आज भी हमने कहा है कि ठीक है जी हम रिकग्नाइज नहीं करते इसराइल को, पॉइंट वन। सेकेंडली, हमने उनके साथ किसी किस्म की कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखे हुए। नंबर थ्री, हम जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बैठते हैं तो हम हमेशा हमारा वोट जो है वो पैलेस्टीन के साथ होता है। सो कहीं ना कहीं जो है हम लोग अलाइंड हैं उस पुरानी पॉलिसी के साथ जो कि अरब कंट्रीज की पॉलिसी है। लेकिन उसके इसकी इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? इससे एक तो फायदा ये हो रहा है कि पैलेस्टीनियन पीपल को एक वॉइस मिली हुई है थ्रू पाकिस्तान। सेकंड फायदा ये हो रहा है पाकिस्तान को कि हमारे अरब कंट्रीज के साथ रिलेशंस बड़े अच्छे हैं। देखें, आपने जब भी किसी चीज को देखना है आपने एक एंगल से नहीं देखना, उसको डिफरेंट एंगल से देखना है। फिर इसी तरह पाकिस्तान ने डिफरेंट ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए हैं, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लिए हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। अब देखें, हमने यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये चीज बात की कि हमने हमेशा से कहा कि जी पैलेस्टीनियन पीपल के साथ जाती है। और ये अभी आप देख लें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर लास्ट हमारे जो डिप्लोमेट थे उन्होंने जो स्पीच दी थी उसको देखें। हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इनकी स्टेटमेंट्स देखें।
वी आप पब्लिक एस्पिरेशंस देखें, दे आर ऑलवेज प्रो पैलेस्टीन। आपने बाइकॉट देखा, बाइकॉट चल रहे होते हैं। इसी तरह ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें तो पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन इन द पार्ट। अभी रिसेंटली एक वीडियो शायद वायरल हुई थी, फेसबुक पे भी आपने देखी होगी, वो जहाज से एड फेंकते हैं। तो वो जो एड है यूएई और पाकिस्तान की तरफ से वो एड गई हुई थी। फिर अगर बात करें तो पाकिस्तान, इसका जो हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका इम्पैक्ट हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी होता है। जब भी इलेक्शंस आते हैं तो हमारे लिए ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट होती है कि जी कौन सी पार्टी जो है वो इस साइड पे है और कौन सी पार्टी उस साइड पे है। सो इससे भी वोट वोट बैंक जो है वो चल रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखें कि, लेकिन इट हैज रिजल्टेड इन सम सिक्योरिटी कंसर्न्स एज वेल। मिडल ईस्ट के अंदर एक इंस्टेबिलिटी है, नॉन स्टेट एक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होना शुरू हो गया। फिर ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इन द सिमिलर वे पाकिस्तान के लिए क्या फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस हैं, कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे शेप करनी चाहिए, कि इस सारे मामलात के अंदर हम कैसे एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें, ये 2025 के पेपर में भी आने के चांसेस हैं। सो दैट इज द रीजन वाई इस चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। सो फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस की जब मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान के पास फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस कौन कौन से हैं। देखें जी, पाकिस्तान के पास सबसे पहला जो फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान को करना ये चाहिए कि पाकिस्तान को इमीडिएट सीज फायर की बात करनी चाहिए। पहला, हमेशा याद रखें जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आप कोई प्रैग्मेटिक सोल्यूशन लिख रहे हो ना, या फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन लिख रहे हो, ऑलवेज गो फॉर द फैक्ट कि यार पहला काम हमें ये करना चाहिए कि यार सीज फायर की तरफ जाना चाहिए। अगर बेसिकली आप बात कर रहे हो किसी भी ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, उसके बाद जो सेकंड काम आप पाकिस्तान को करना चाहिए कि वो एक मीडिएशन एफर्ट्स कर सकता है, डिप्लोमेटिक मीडिएशन एफर्ट्स कर सकता है, कि सो दैट के ये दोनों मसाइल हल हो जाएं। नंबर तीन, वो सिविलियंस और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मसला चल रहा है, जो उसकी डिस्ट्रक्शन चल रही है, उसको रोकने के लिए बात कर सकता है और उसको कह सकता है कि जी ये इसकी प्रोटेक्शन की जाए थ्रू डिफरेंट फॉरम्स। फिर उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा सकती है। एक्ट्स ऑफ वायलेंस और टेररिज्म को कंडेम किया जा सकता है। इसी तरह एडवोकेट किया जा सकता है टू स्टेट सोल्यूशन को, जो कि पाकिस्तान का भी यही नैरेटिव है कि जो प्री 1967 वाले बॉर्डर से उनकी तरफ वापस लेके जाया जाए इस सारे मामले को। उसके अलावा पीस इनिशिएटिव्स में रोल प्ले कर सकता है। डायलॉग में आ सकता है, जैसे ओआईसी है या डिफरेंट रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान ये कर सकता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है कि राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस को बार बार जो है उस उनको एज अ वॉइस इस्तेमाल कर सकता है कि यार इनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देना चाहिए। ये डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस हैं हमारे पास। और इसके साथ साथ ये चीज़ हमें क्लियरली करनी चाहिए कि भाई, कि अगर हमारा स्टांस ये है कि पैलेस्टीनियन पीपल्स को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए, सो रिकग्निशन इज नेवर एन ऑप्शन। जो लोग ये बात करते हैं कि हम जाके ये लिख देंगे पेपर के अंदर कि इसराइल को रिकग्नाइज कर दो, सो इस तरह की आपने कोई भी बात नहीं करनी, जो कि बिल्कुल आपके काइंड ऑफ ऐसे कह सकते हो कि जी आपके स्टेट नैरेटिव के एंगेस्ट हो। सो ट्राई टू बी वेरी न्यूट्रल, ट्राई टू बी रिस्क फ्री व्हेन एवर यू आर एनालाइजिंग। सो इस तरह की जो बातें मैंने आपको बताई हैं, सो वो उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि जी प्रिग्मेटिक सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इस सारे मामले में। जनरली बात करें पाकिस्तान के हट के, ग्लोबली देखा जाए कि अभी इस वक्त इसराइल हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म किया जा सकता है। सो जो सबसे पहला मुद्दा ये है, सबसे पहला मुद्दा सबसे पहला ये है कि आप जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है 242, जिस पे मैंने आपको बताया था कि जिसने टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो रिकमेंड किया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया जाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये कहा जाए कि बेसिकली वो कहीं ना कहीं टू स्टेट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की तरफ आए। फिर उसके बाद जो प्री 1967 वाले बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर लाने की कोशिश की जाए। डेफिनेटली वही स्टांस है कि अगर टू स्टेट सोल्यूशन आता तो ये होगा ही होगा। फिर उसके बाद तीसरा इसमें सोल्यूशन आप ये लिख सकते हैं कि जेरूसलम को दोनों इसराइल और पैलेस्टीन का कैपिटल रिकग्नाइज करके
ईस्ट जेरूसलम जो है वो कैपिटल हो एज द फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट, और जो बाकी चीजें हैं वो उस हिसाब से चलें। फिर और दूसरा जो वेस्ट है वो उधर चला जाए। फिर सीज फायर की बात हो, राइट टू रिटर्न की बात हो, कि जितने भी आपके स्पेसिफिकली रिफ्यूजीज हैं वो वापस आ सकें, जैसे राइट टू रिटर्न पहले मिला था यूएन रेजोल्यूशन के थ्रू, ऐसे ही अभी मिले। फिर इसके साथ साथ इसराइल और पैलेस्टीन के अंदर से नॉन स्टेट एक्टर्स को खत्म करने की कोशिश की जाए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को खत्म किया जाए, रिकॉन्सिलिएशन एफर्ट्स की जाए, इसी के साथ साथ रीजनल पीस पे फोकस किया जाए, और इंटरनेशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इस सारे मामले के अंदर, कि इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो इंश्योर की जाए, सो दैट कि मैक्सिमम इससे फायदा उठाया जा सके। ठीक हो गया। सो ये डिफरेंट, अब देखो ना, जब भी आपको, अब ये महज इजराइल कॉन्फ्लिक्ट था, हमने टाइमलाइन को डिस्कस किया कि मसला कहाँ से शुरू हुआ, हमने ये देखा कि बेसिकली क्या ऑप्शंस क्या हैं सोल्यूशन के, यूएन क्या कहता है, नेशनल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या कहती है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, फिर ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए फॉरेन पॉलिसी के। फिर हमने ये देखा कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मैं दोबारा रिप्लाई देता हूँ। नंबर 1, नंबर 1 टू स्टेट सोल्यूशन, नंबर 2 बॉर्डर्स, नंबर 3 आपका जेरूसलम वाला, नंबर 4 सेटलमेंट्स का मसला, राइट टू रिटर्न का, सिक्योरिटी का मसला, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन का मसला, उसके अलावा इंटरनेशनल सपोर्ट और रीजनल पीस। सो दिस इज ऑल अबाउट द pragmatic solutions which are required for that reason। अच्छा, एक और चीज बड़ी जेहन में रखें कि जब भी आप सोल्यूशन दे रहे हो तो याद रखें, जो आपकी कंटेम्प्रेरी आपके पास जो है ना सारे के सारे ऑप्शंस, उसके अंदर जो फॉरेन पॉलिसीज हैं दे हैव शिफ्टेड टू दी जियो इकोनॉमिक्स रादर देन जियो पॉलिटिक्स। तो दैट इज द रीजन वाई आपकी स्पेसिफिकली ये आपको फोकस करना पड़ेगा कि अब नेशनल इंटरेस्ट लो, जो अरब कंट्रीज हैं वो भी शिफ्ट कर रहे हैं अपने, उनकी भी वो पैन अरब पॉलिसी नहीं रही। अब वो अब्राहम अकॉर्ड के बाद चीजें बड़ी डिफरेंट हो गई हैं, दे हैव बिकम इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो दैट इज द रीजन व्हाई ये लोग कुछ कह रहे हैं ऑयल ब्लॉकेट वाला ऑप्शन, दैट इज नॉट दैट मच प्रेगमेटिक और प्रैक्टिकल इन नेचर। सो दैट इज द रीजन व्हाई आपने थोड़े से प्रेगमेटिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने हैं। अच्छा जी, चूंकि आज थोड़ा सा इशू हो चुका था, तो दैट इज द रीजन वाई आज का लेक्चर हम इसी पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, कल जो है हम टॉपिक को इंक्रीज कर लेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा जल्दी शुरू करेंगे और टाइम पे खत्म करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास का जो होगा स्केड्यूल, वो कल होती है या परसों होती है, आई लेट यू नो इन द ग्रुप। और इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन ड्रॉप मी हेयर इन द चैट बॉक्स। और जो है मैं अभी 5 मिनट वेट कर रहा हूँ, जो जो सवाल हैं आप जो है उस पे मुझे से पूछ सकते हैं और मैं आपको रिस्पॉन्ड करता जाऊंगा। बेसिकली एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, उसमें रिकग्नाइज किया था इसराइल को अरब कंट्रीज ने। जी बिल्कुल, ये इसी ओरिएंटेशन में देखो, अब पेपर में इससे ज्यादा ओरिएंटेशंस नहीं आ सकती। जो कि रेलेवेंट सवाल हैं काइंडली वो सवाल करें। अब आपने किस तरह रेड क्रिसेंट पैलेस्टीन को ज्वाइन करना, आई डोंट नो अबाउट इट बच्चे, हाउ टू, मेरे से ये सवाल करें कि सीएसएस के अंदर इस टॉपिक को कैसे अटेम्प्ट करना है। नहीं जी, पाकिस्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, पाकिस्तान hasn't recognized Israel। शुजा, देयर इज नीड फॉर द यूनिटी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप जो है मैं ये नहीं डिलीट करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए जी, आप ये जो आपको लेक्चर आज मैंने दिया है इसको आप नोट डाउन करें, इसके ऊपर को पास पेपर अगर पड़ा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें, आपको खुद फील होगा कि यार आपने इसको सारा कवर कर लिया। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप गूगल पे वो रेलेवेंट चीज लिख के आगे पीडीएफ लिखेंगे तो नंबर ऑफ आपके पास जो है ना रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे। नवीद इजाज डेफिनेटली,
ग्लोबल पावर्स हैव अ लॉट ऑफ रोल, स्टार्टिंग विद द आर्म रेस, और फिर उसके बाद एड और जियोपॉलिटिकल ओरिएंटेशन। डेफिनेटली यूएस वांट इट्स प्रेजेंस इन द क्या कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट, और इसके साथ रशिया इट्स ओन इंटरेस्ट। अब चाइना हैज ओन इंटरेस्ट। देखो उधर से आईएमएक्स स्टार्ट हुआ था, तो मिडल ईस्टर्न फिर दोबारा से कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है आपको। सो ये सारे के सारे, एवरी पर्टिकुलर स्टेप इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। जी, पेपर में वो लिखना है जो पूछा जाए, जो पेपर में ना पूछा जाए वो नहीं लिखना। बिल्कुल जी। रोल ऑफ ओआईसी अगर आप देखना है तो आप इस्लामाबाद डिक्लेरेशन देखें, इस्तांबुल डिक्लेरेशंस देखें। ओआईसी ने दो डिक्लेरेशंस पास की हैं, लेकिन डेफिनेटली वही बात है कि वो उतनी इफेक्टिव नजर नहीं आ रही क्योंकि वो कंपलसरी नहीं होती। जी, क्लास जिस टाइम भी हुई आपको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। इस लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं सो दैट मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठा सके। और इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन द इंग्लिश एसे सेशन, डू लेट मी नो। जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप और ऑन फेसबुक और ऑन इंस्टाग्राम। आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच। आई एम एंडिंग दिस सेशन, so see you inshallah in the next class.